हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में कि दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है, कहाँ वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बात हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन बात करें कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अपन बात करने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक और दूसरा आभासी होता है। आभासी को हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको बहुत अच्छे से ये बात, जब कभी भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बने वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। जैसे हम कोई भी दर्पण का निर्माण कर लेते हैं, ये हमने दर्पण बना लिया। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जब कभी भी दर्पण की पीछे की साइड यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। यहाँ का प्रतिबिंब ऊपर बने, नीचे बने, यहाँ बने, यहाँ बने, आपको तो सीधा सीधा एक ही बात याद रखनी है, दर्पण के सामने बना तो वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे बना तो काल्पनिक होगा। उसके का कारण ये है कि जब दर्पण के सामने प्रकाश वास्तव में गमन कर सकता है, दर्पण के सामने प्रकाश वास्तव में जा सकता है, इसलिए यहाँ जब भी प्रतिबिंब बना वास्तविक बनेगा। दर्पण के पीछे कभी भी प्रकाश नहीं जाता। दर्पण के पीछे हम प्रकाश की मात्र कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश गया होगा, अतः पीछे बनने वाला जो भी प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक होगा। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि वास्तविक जो बनता है वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। उल्टे का अर्थ है मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। और काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा वह हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, यह बात हमेशा याद रख लेनी है। सीधा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये थी दो महत्वपूर्ण बातें जो हम नोट कर। अब हम प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो हम प्रतिबिंब बनाएंगे सबसे पहले अवतल दर्पण से, जिसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं। विस्तार से बाद में बताऊंगा कि कैसे समझाया जाता है। सबसे पहले अपन एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। उसके लिए हमें एक दर्पण का चित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष पे एक बिंदु होता है F, दूसरा C वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु, यह होता है ध्रुव जिसको अपन P बोलते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रख लेनी है। यहाँ मैं एक टेबल बना लेता हूँ। वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी उसके बारे में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में, और उसके बाद प्रकृति व आकार। प्रकृति और प्रकृति के बाद में हम आकार के बारे में भी बात करेंगे। तो ये पॉइंट अपने को देखने हैं यहाँ पर हमारे प्रतिबिंब निर्माण में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि वस्तु को जब हम C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। पहली बात ये आपको याद रख लेनी है कि वस्तु कहाँ रखी जाए,
वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये बात आपको पॉइंट नंबर 3 में लिख देनी है। वस्तु कहाँ पर रखी है अपनी, सी पर रखी है। वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। अब अपन बात करते हैं प्रतिबिंब सामने है या पीछे है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अपन इसके आकार की बात करते हैं। तो आकार में आपको देखो स्टूडेंट, ये बात याद रखनी है, दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी भी देखनी है अपने को, वस्तु कितनी दूर है और प्रतिबिंब कितनी दूर है। जो अधिक दूरी पर होगा वही बड़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ आकार लिखना है प्रतिबिंब का, हमें यहाँ आकार लिखना है प्रतिबिंब का, इसलिए हम प्रतिबिंब देखेंगे। वस्तु की तुलना में पास है तो छोटा और वस्तु से दूर है तो बड़ा। तो यहाँ अपन देखते हैं वस्तु भी इतनी ही दूरी पर है और प्रतिबिंब भी, दोनों समान ही दूरी पर हैं, इसलिए दोनों का आकार भी समान आकार हो जाएगा, दोनों का आकार भी समान हो जाएगा। उसके बाद अपने को एक बात यहाँ शॉर्ट में ही याद रख लेनी है, ध्यान देना है। ये एक बात याद रखने के बाद नंबर 2 बात, वस्तु को थोड़ा इधर ले जाओ। वस्तु को क्या करते हैं हम, इधर खिसका देते हैं थोड़ा सा, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु यहाँ से चल के कहाँ आ गई, पहले वस्तु कहाँ पर थी, सी पर, अब कहाँ पहुँच गई, सी से थोड़ा दूर चली गई वस्तु। पहले देखो दर्पण की साइड से हम यहाँ से देखेंगे तो वस्तु कहाँ है, सी पर थी, अब वस्तु और आगे चली गई तो वस्तु हो गई सी से दूर चली गई। तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया, थोड़ा पास आ गया, मतलब यहाँ आ गया हो प्रतिबिंब, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सी व एफ के मध्य लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 2, वस्तु कहाँ चली गई, सी से दूर चली गई। वस्तु कहाँ चली गई, सी से दूर चली गई, यानी यहाँ वाली वस्तु अब कहाँ पहुँच गई, यहाँ। तो ये वाला जो प्रतिबिंब था पहले सी पर था, अब ये कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है। तो हम प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे सी व एफ के मध्य। उसके बाद बात आती है प्रकृति। तो प्रकृति में यही देखना है, सामने है प्रतिबिंब या प्रतिबिंब पीछे है, प्रतिबिंब को देखना है। तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, इसलिए वास्तविक व उल्टा होगा। और उसके बाद बात करते हैं आकार की। तो आप वस्तु की तुलना में देखिए, वस्तु से तुलना कीजिए प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब पास, वस्तु की तुलना में पास है या दूर, दर्पण से वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब पास है इसलिए प्रतिबिंब छोटा होगा। जो पास होता है छोटा होता है, अगर प्रतिबिंब दूर होता है तो बड़ा होता है। ये बात हमेशा याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हम इसको और दूर लेके जाएं। देखो सी से कहाँ पे था, यहाँ पे थोड़ा दूर हम पहले से ले गए, और दूर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब पहले कहाँ था, जब वस्तु सी पर प्रतिबिंब भी सी पर, वस्तु को दूर ले गए प्रतिबिंब पास चला गया, वस्तु को और दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब और पास चला जाएगा, यानी सी से बहुत दूर। वस्तु कहाँ चली गई, सी से बहुत दूर चली गई। सी से बहुत दूर को हम अनंत भी लिख सकते हैं, बहुत दूर जो होता है उसको हम अनंत भी लिख सकते हैं। तो बताइए वस्तु बहुत दूर चली जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ से और आगे चला गया, यानी एफ पर। कहाँ चला गया, एफ पर चला गया। अब अपन बात करते हैं क्या यहाँ प्रतिबिंब आ जाएगा, एफ पर आ जाएगा, तो सामने ही होगा, इसलिए वास्तविक व उल्टा ही होगा। उसके बाद आकार की बात करते हैं। देखो वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ है, एफ पर। तो वस्तु की तुलना में पास है लेकिन बहुत अधिक पास है,
इसलिए इसका आकार बहुत छोटा होगा। छोटा तो हम पहले ही लिख चुके हैं, अब होगा बहुत छोटा, जिसको हम बिंदुवत भी बोलते हैं, जिसको हम बिंदुवत भी बोलते हैं। अब अपन बात करें, वस्तु C से बहुत दूर जा चुकी है, इससे और अधिक दूर संभव नहीं है क्योंकि पहले से ही हम अनंत पर हैं, इसलिए इससे ज़्यादा दूर पर वस्तु ले जाना संभव नहीं है। अतः हम वापस हमारी पहली स्थिति में आते हैं, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आते हैं। वस्तु कहाँ पर? C पर, प्रतिबिंब कहाँ पर? C पर। अब अपन बात करेंगे, वस्तु को दूर ले जाने की बजाय वस्तु को पास ले जाएंगे, वस्तु जाएगी इधर, तो प्रतिबिंब विपरीत दिशा में चलेगा। वस्तु कहाँ गई? आगे चली गई, यानी वस्तु लिखेंगे C व F के मध्य, C व F के मध्य। वस्तु इधर चलेगी तो प्रतिबिंब इधर जाएगा, यानी C से दूर चला जाएगा, C से दूर चला गया। अब अपन बात करते हैं, प्रतिबिंब C से दूर चला गया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब सामने है या पीछे है? सामने जो भी होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अब अपन बात करते हैं आकार का। क्या वस्तु की तुलना में, वस्तु कहाँ है? C और F के मध्य है, C ये यहाँ पर C से दूर है। अब अपन बात करेंगे वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब पास है या दूर है, तो प्रतिबिंब दर्पण से अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा बड़ा। फिर अपन बात करते हैं, वस्तु और आगे चलेगी तो प्रतिबिंब और आगे जाएगा। वस्तु और आगे चलते चलते कहाँ पहुँच गई? F पर पहुँच गई। वस्तु कहाँ पहुँची? फोकस बिंदु पर पहुँच गई, तो प्रतिबिंब कहाँ पहुँच जाएगा? C से दूर जा चुका था, अब और दूर चला जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं C से बहुत दूर, C से बहुत दूर, जिसको हम अनंत भी बोल सकते हैं। C से बहुत दूर को हम अनंत भी बोल सकते हैं। अब अपन बात करेंगे, क्या ये इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या ये सामने है या पीछे है? सामने होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आकार की, तो प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ है? F पर और प्रतिबिंब अनंत पर है, तो अपन बात करें वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब, वस्तु बहुत पास है, प्रतिबिंब बहुत दूर है, बहुत दूर होने के कारण बड़ा होगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब को लिखेंगे अपन बहुत बड़ा। अब अपन बात करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ आ गया, वस्तु कहाँ आ गई? F पर आ गई, और प्रतिबिंब कहाँ चला गया? अनंत पर चला गया। अब अपन बात करते हैं वस्तु को और आगे ले जाने की। वस्तु और आगे जाएगी, यानी F व P के मध्य, F व P के मध्य जाएगी, फोकस और ध्रुव के मध्य जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि क्या हमारा प्रतिबिंब पहले से कहाँ था? अनंत पे था। अब अनंत से और अधिक दूरी संभव नहीं है, क्योंकि जब हमने F पे रखा तो प्रतिबिंब अनंत पे बना था। वस्तु कहाँ थी? F पर, प्रतिबिंब कहाँ था? अनंत पर। वस्तु को आगे ले गई, अब प्रतिबिंब कहाँ जाए? अनंत से दूर जाना संभव नहीं है, क्योंकि अनंत से अधिक दूरी तो होती ही नहीं, इसलिए ये प्रतिबिंब अनंत की बजाय कहाँ चला जाता है? पीछे की साइड चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दर्पण के पीछे। तो यहाँ अपन बात करेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, दर्पण के पीछे। और ये बात याद रखनी है, पीछे वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है, ये हमें पहले से ही याद है, और आकार में बड़ा होगा। ये बात भी अपने को ध्यान याद रख लेनी है, ये आकार वाली। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण की हमने एक सारणी याद रखी है। ये बात याद रखिए, प्रतिबिंब और वस्तु विपरीत दिशा में गमन करती हैं। प्रतिबिंब अगर वस्तु पास आएगी तो प्रतिबिंब दूर जाएगा, और वस्तु दूर जाएगी तो प्रतिबिंब पास आएगा। ये हमें याद रखनी है। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अवतल दर्पण के बारे में। नंबर 2, अवतल दर्पण।
तो हम यहाँ एक चित्र बना लेते हैं उत्तल दर्पण का। ये हमने एक उत्तल दर्पण बना लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष हुई। अब बात करें F और C इधर होते हैं, लेकिन हम इधर भी F समान दूरी पर, जितना दूर ये है उतना ही दूर इधर एक और F बना लेते हैं और एक और C बना लेते हैं। अब अपन बात करते हैं, तो यहाँ आप ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। जब वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु कहाँ होती है? अनंत पर। आपको दो बातें याद रखनी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर बनता है। तो इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, वस्तु कहाँ है? वस्तु अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब F पर। अब आप बात करेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी अनंत है, प्रतिबिंब कितना दूर बना दर्पण से? F दूरी पर। प्रतिबिंब नज़दीक है इसलिए प्रतिबिंब छोटा होगा। कितना नज़दीक है? बहुत ज़्यादा नज़दीक है वस्तु की तुलना में, इसलिए प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। आकार की बात करेंगे, आकार में लिखेंगे बहुत छोटा। बहुत छोटा को अपन बिंदुवत भी लिख सकते हैं, बिंदुवत। उसके बाद अपन प्रकृति की बात करते हैं। तो प्रकृति में आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। प्रतिबिंब पीछे है या सामने है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए पीछे बनने वाला आभासी होता है और आभासी हमेशा सीधा भी होता है। आभासी हमेशा सीधा होता है। उसके बाद अपन अनंत से और आगे आएंगे, अनंत से आगे आएंगे। उसमें अपन कोई भी स्थिति होती है, C से दूर वाली हो सकती है, C हो सकती है, C व F के मध्य, F और F व P के मध्य। देखिए कौन कौन सी स्थिति है। C से दूर, C पर, F और C के मध्य, F पर, F और P के मध्य। इन सभी स्थितियों में प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा। यानी हम यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी रखें, अनंत और P के मध्य रख रहे हैं, अनंत और P के मध्य। यानी C से दूर, C व F के मध्य, F पर, F और P के मध्य। यानी सीधी सीधी बात करें, अनंत और P दोनों के बीच में जब कहीं भी रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा P और F के मध्य ही बनेगा। हम रख रहे हैं अनंत व P के मध्य, तो प्रतिबिंब बनेगा P व F के मध्य। और प्रतिबिंब छोटा होगा, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब इधर, तो आभासी व सीधा होगा। बस इसमें ये दो ही बातें आपको याद रखनी है, ये दो बिंदु याद रखने हैं। तो ये तो हुआ टेबल याद रखना शॉर्ट में। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमने पीछे की क्लास में प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम पढ़े थे, प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम पढ़े थे, जिनमें से 4 नियम हम महत्वपूर्ण थे जो पढ़े थे। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगी तो फोकस से जाएगी। नंबर 2, फोकस से आएगी तो समांतर वापस लौटेगी। नंबर 3, वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी मार्ग से वापस जाएगी। नंबर 4, तिर्यक आपतित होगी ध्रुव पर तो तिर्यक ही वापस जाएगी। इन चारों में से कोई भी 2 नियम जो हमें सूटेबल रहते हैं उनका उपयोग करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला और चौथा नियम ही काम में लेंगे, क्योंकि इस नियम से हम प्रतिबिंब अगर बनाते हैं तो हमारे लिए आगे यही प्रतिबिंब निर्माण की जो विधि है यह आगे बहुत आसान हो जाएगा, आगे का पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। तो अपन यहाँ बात करते हैं कि कैसे बनाना है। एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, सबसे पहले अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये दर्पण का चित्र बनाया हमने, ये मुख्य अक्ष हुई,
ये बिंदु ध्रुव हो गया P, उसके बाद ये F हो गया और F से दुगुना ये C हो गया। तो अब हमें कोई भी एक चित्र हम बना के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ रख दिया वस्तु को, ये रख देते हैं, C से दूर वस्तु हमने रख दी। हमें क्या करना है, वस्तु की चोटी से 2 किरणें चलानी। वस्तु की चोटी से 2 किरणें चलानी है। नंबर 1 मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। नंबर 1 किरण कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। समांतर वाली वापस जब टकरा के वापस आएगी तो किधर जाएगी, F से होते हुए नीचे चली जाएगी, लेकिन अभी हम ये बनाएंगे नहीं। दूसरी प्रकाश की किरण तिर्यक कहाँ जाएगी, ध्रुव पर जाएगी। दूसरी किरण तिर्यक जा रही है ध्रुव पर। तो ये वाला नियम भी आपने पढ़ा होगा, जो तिर्यक आपतित होती है, जितना तिर्यक आएगी, जितने कोण पर ये मुख्य अक्ष से तिर्यक होती है, उतना ही तिर्यक ये है वापस चलती है। और ये किधर जाएगी, ये F की तरफ जाएगी। ये दोनों ही किरणें थी। ये तिर्यक आती है तो तिर्यक ही वापस चली जाती है, समांतर आती है तो फोकस से वापस जाती है। टकराने के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को काट देंगी, दर्पण से परावर्तित होकर काटेंगी। ध्यान रखें ये बात, परावर्तित होकर जहाँ भी काटेंगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अपन बात कर लेते हैं, ये F से इधर चली गई और ये तिर्यक वापस चली गई, तो इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया। यहाँ काट दिया तो यहीं पर हम क्या बना देते हैं, प्रतिबिंब बना देते हैं। तो अपन ने कहाँ बनाया, वस्तु कहाँ थी, C से दूर। वस्तु कहाँ थी, C से दूर। प्रतिबिंब कहाँ बना, C व F के मध्य बनता है। आकार में वस्तु और प्रतिबिंब का आकार देखेंगे, प्रतिबिंब छोटा होगा, उल्टा होगा। और क्या ये दोनों किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं? अगर वास्तव में काट रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा, ये आपने देखा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कुछ और एक आध प्रतिबिंब की, जिसके बारे में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बनाना, वो भी बना लेते हैं इसके साथ ही। हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो। जैसे ये अपन बात करते हैं F C, हम वस्तु को रखते हैं यहाँ पर। ये हमारी वस्तु है, F और P के मध्य रखा। तो अपन पहली किरण जो चलाएंगे वो सीधी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और टकराने के बाद F से लौट जाती है। दूसरी किरण हमें चलानी है, सीधी ध्रुव पर जाएगी। चूँकि ये तिर्यक आपतित हो रही है तो तिर्यक ही वापस लौट जाएगी। ये देखिए, अब इन दोनों किरणों को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों किरणें आगे जाके नहीं काटने वाली हैं। इसलिए आगे जाके नहीं काटेंगी तो आगे प्रतिबिंब नहीं बनने वाला। अतः इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे लेके जाएंगे और इसको भी पीछे लेके जाएंगे। जहाँ काट देंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमने देखा F और P के मध्य रखते हैं जब भी वस्तु को, तो ये सामने नहीं काटती है, इसलिए हम इनको पीछे मान लेते हैं कि ये प्रकाश पीछे बढ़ा गया, लेकिन पीछे वास्तव में प्रकाश नहीं जाता। इसीलिए वास्तव में नहीं जाता, इसीलिए पीछे का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, मात्र एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और सीधा होता है, आकार में बड़ा भी होता है। तो ये था अपना दूसरा प्रतिबिंब। उसके अलावा और भी प्रतिबिंब अपन बना सकते हैं, इसी प्रकार से बना सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं उत्तल के बारे में। ये मुख्य अक्ष हुई,
ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका ध्रुव P। इधर भी समान दूरी पर F और C मान लेते हैं। अब हम कहीं भी वस्तु को रखेंगे, जैसे यहाँ C से दूर रखा, तो अपन देखते हैं एक किरण समांतर चलानी है अपने को। अब ध्यान से देखो, यहाँ दर्पण का चेहरा ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये किरण चली जाएगी ऊपर। दूसरी किरण यहाँ से ध्रुव पर डाली जाती है, ध्रुव पे किरण तिर्यक डालेंगे तो वह किरण तिर्यक ही वापस से चली जाएगी। अब परावर्तन के बाद ये वाली किरण और ये वाली किरण, क्या आपको लगता है ये और आगे जाके एक दूसरे को काट सकेंगी? नहीं काटेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो बढ़ती जाएगी आगे जाके। तो ये आगे जाके नहीं काटती हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है इन दोनों को देखने से कि ये दोनों शायद पीछे एक दूसरे को काटें। ऐसा हम मान लेते हैं। तो हम इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो समांतर वाली जब भी पीछे बढ़ाएंगे तो वह फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए फोकस से गई है पीछे जाने पर। और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ ये काटेंगी वही क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बना है, आकार में कैसा है? वस्तु से छोटा आकार है, सीधा है और पीछे बना इसलिए आभासी भी है। उसके अलावा और देखते हैं अपन कहीं भी, उसके अलावा हम और भी कहीं भी देख लेते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे, चलो अपन ने यहाँ बनाया C और F के मध्य पहली किरण समांतर डाली जो टकराकर बाहर की तरफ चली गई, दूसरी किरण ध्रुव पर डाली जो तिर्यक आपतित हुई और तिर्यक ही वापस से लौट जाती है। अब ये वाली किरण और ये किरण कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने वाली, इसलिए हम इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यह F पर जाती है और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जाएगी। ये दोनों काटेंगी तो फिर प्रतिबिंब बना, फिर F और P के मध्य ही बना, छोटा बना, सीधा बना और पीछे वास्तव में नहीं काटी प्रकाश, हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। उसके अलावा हम और भी स्थितियों से देख सकते हैं, और भी अलग अलग स्थितियों से हम पढ़ सकते हैं। एक स्थिति और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, ये ऐप बना लेते हैं, यहाँ वस्तु रख लेते हैं। यहाँ से एक किरण सीधी मुख्य इसके समांतर जाएगी जो टकराकर ऊपर की तरफ निकल जाएगी, दूसरी यहाँ जाएगी जो तिर्यक ही वापस लौट जाएगी। पहली किरण तिर्यक आपतित हुई ध्रुव पर तो तिर्यक ही वापस लौट गई, दूसरी समांतर आई तो इधर चली गई जो पीछे फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती। ये दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी और इसको भी, जहाँ काट दें वहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। फिर देखो प्रतिबिंब का आकार छोटा है, वस्तु से सीधा है और पीछे बनने के कारण आभासी है। तो इस प्रकार से हम ये दो ही किरणें ध्यान में रखते हुए, एक समांतर वाली और दूसरी सीधी ध्रुव पर, इन्हीं से प्रतिबिंब बना सकते हैं। वैसे बाकी दूसरों से बनाओगे तो भी कोई गलत नहीं होगा।